स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबों का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हैं, दोबारा हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको पीरियोडिक टेबल से आपको जो है वीडियो देखने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल को लेकर के मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ। स्टूडेंट्स हैं, ये आज का सेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेशली किस ये जो है 10th से लेकर के 11th और 12th हैं, इन सब बैच के लिए, इन सब स्टूडेंट के लिए आज का खास ये वीडियो खास होने वाला है। स्पेशली ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है और पीरियोडिक टेबल से 10th है, 11th और 12th है में क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आते हैं। खास करके जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो 12th के देने वाले हैं उससे भी। इससे जो है 5 से 6 इससे 10 क्वेश्चन, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इसमें जो है पूछे जाते हैं। इस लेकर के आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं सही से पूरा अंत तक है, तो आप 5 से 10 नंबर के लिए निश्चिंत रहें। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर का ये दावेदार होंगे। अर्थात ये वीडियो 5 से 10 नंबर है, अगर आप सही से देख लेते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलते हैं हम लोग बिना विलम्ब के ही सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पीरियोडिक टेबल देखेंगे। क्या है स्टूडेंट्स से, आप जो देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल सामने देख रहे हैं, ये है पीरियोडिक टेबल। और ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है? अभी जो हम लोग को पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है ये वो पीरियोडिक टेबल है। कौन सा? अभी जो हम लोग को पीरियोडिक टेबल देखने को मिलता है ये वही पीरियोडिक टेबल है। मतलब अभी जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो हम लोग को पीरियोडिक टेबल मिलता है देखने को, वही पीरियोडिक टेबल जो है ये वाला है। अर्थात जो पीरियोडिक टेबल हम लोग को देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है हम लोग को? मॉडर्न वाले। कौन सा मिलता है? मॉडर्न वाले। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाले, जिसमें कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे, इसमें जो है आप गौर से देखेंगे तो आपको जो है नज़र आएगा कौन सा? इसमें जो है आपको नज़र आएंगे, आपको कौन सा? आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा आपको क्या चीज़ है? सबसे पहले देखने को मिलेगा, ये तो 5 से 10 नंबर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वो चीज़ है। मतलब क्या हो गया? ये जो है आपको इससे जो है 5 से 10 नंबर जो पूछे जाएंगे वो ये चीज़ तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग को देखना है पीरियोडिक टेबल जो है, इससे जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या इससे अंतर्गत जो है हम लोग को देखने मिलेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख लें, ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुल मिलाकर कितने, इसमें जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आप नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये 1 2 ये 3 और से लेकर के कहाँ तक है, ये 12 तक है। स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, आप सही से देख पाएंगे। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ जो आप देख रहे होंगे कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 12 है। और ये जो है कितना लिखा हुआ है यहाँ से और देखेंगे तो 18 ग्रुप तक लिखा हुआ है। कितना है ये? 18। अर्थात है इस पीरियोडिक टेबल में जो है कुल मिला के कितने वर्ग हैं? इसमें 1 से लेकर शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है? ये 18 तक जाते हैं। मतलब इस पीरियोडिक टेबल में जो है कितने वर्ग हुए? 18 वर्ग, 1 से लेकर के 18 वर्ग, जिसमें हम लोग को ये जो शुरुआत में आप 2 ग्रुप देख रहे होंगे, ये और ये, इसमें जो है दोनों का दोनों मेटल है। दोनों का दोनों क्या है? इसमें भी मेटल है और इसमें भी मेटल है, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके। इसलिए देख रहे हैं हाइड्रोजन का रंग अलग है।
अर्थात इसमें जो है हाइड्रोजन, इसके अंतर्गत हाइड्रोजन नहीं आते हैं। जबकि बाकी सभी एलिमेंट जो हैं सभी मेटल होते हैं, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। अब फ़र्क ये है कि ये मेटल जो है धरती में हमको अर्थात अर्थ में मिल जाता है ये, बट ये नहीं मिलता है। इसलिए करके इसको कहा जाता है क्षारीय धातु, इनको कहा जाता है क्षारीय धातु, बट इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो अगर कहा जाएगा कि वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलना है? क्षारीय। इनको बोलना हम लोग को क्षारीय धातु, क्या बोलना है इसको? बट इनको बोलना है क्षारीय मृदा धातु। किसको? वर्ग सेकंड के एलिमेंट को। तो इस प्रकार से हम लोग को पीरियोडिक टेबल के बारे में हमको स्टडी करने हैं। बट उसके बाद जो है लास्ट में देखें 18 ग्रुप में इसको कहा जाता है इनर्ट एलिमेंट। क्या कहा जाता है इसको? इनर्ट एलिमेंट, अर्थात अकड़ीय तत्व इसको कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? अकड़ीय तत्व में। स्टूडेंट से क्या बोलते हैं हम लोग इसको? अकड़ीय तत्व बोलते हैं इसको। मतलब इसको जो है अकड़ीय तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अकड़ीय तत्व है। किसको कहते हैं अकड़ीय तत्व हम लोग? स्पेशली आप जो हैं इसको अकड़ीय तत्व कहा जाता है। कौन सा ग्रुप वाले एलिमेंट को? स्पेशली ये जो आप देख रहे हैं 18 में इस टोटल एलिमेंट को हम लोग अकड़ीय तत्व कहते हैं। जिसमें शुरुआत में कौन है? शुरुआत में जो है ये आपको आता है कौन सा? ये शुरुआत में जो है कौन सा है? हीलियम। यानी फर्स्ट एलिमेंट अकड़ीय कौन सा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन तक आया हुआ है। ये कुल मिलाकर के जो है अकड़ीय। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को पहले स्टडी करेंगे कि आखिर पीरियोडिक टेबल क्या है और ये पीरियोडिक टेबल आया कैसे है, जिससे कि आप लोगों को 10th में जो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे वो तो आएंगे ही, 12th में थोड़ा क्वेश्चन जो है और 11th में थोड़ा सा करके जो है पूछा जाता है, बेसिक लेवल से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल, जो कि 10th के लिए बेसिक भी काम करेगा और 12th के लिए भी। तो हालांकि इतने बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछे ना देते हैं, इसमें जो है इसके पीरियोडिक टेबल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें बेसिक लेवल पीरियोडिक टेबल क्या है ये सब उसमें नहीं पूछा जाता है। तो चलते हैं हम लोग उसी को देखते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसके जो है पीरियोडिक टेबल को जानना होगा। आखिर ये पीरियोडिक टेबल जो है आया किस प्रकार से और ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है, क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या मेंडली का पीरियोडिक टेबल है। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे चैनल का है, वेबसाइट है, इस पर जाके सर्च कर सकते हैं। और जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पी ब्लॉक 12th का भी और 11th का भी पी ब्लॉक में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके विजिट करें और पी ब्लॉक को अगर आप पढ़ाई अभी तक नहीं किए हैं तो आप वहाँ से जा करके उसे देख लें। चलते हैं हम लोग अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, ये पीरियोडिक टेबल जो है किस प्रकार से हम लोग को आया है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग को पीरियोडिक टेबल आया हुआ है ये किस प्रकार से आया हम लोग को। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल से जो है हम लोग को ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल का ये जो पीरियोडिक टेबल हम लोग को आया हुआ है ये किस प्रकार से आया है सबसे पहले देखना हम लोग को। क्या क्या दिया हुआ है? कहता तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणों में आवर्तता। स्टूडेंट्स है ये जो है 11th का ये जो है आवर्त वर्गीकरण और तत्वों का वर्गीकरण जो है चैप्टर्स हैं। तो जिससे कि मैं आज इसलिए मैं लेके आया हूँ और इसी से आपको जो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका 11th और 10th साथ ही साथ 12th में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेकर गया हूँ। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होंगे, बहुत ही क्वालिटी पूर्ण है, जिससे कि 10th 12th और 11th तीनों स्टूडेंट्स के लिए आज जो है वीडियो एक ही वीडियो में तीनों स्टूडेंट्स का कवर होने वाला है। तो आप मैंने नज़र जमाए रखें और पूरी तरह से कंटिन्यू इस पर जारी रहें, कंटिन्यू अपने ध्यान को एकाग्रचित किए हुए रहें ताकि आपकी लक्ष्य जो है आपकी जो एम है वो पूर्ण हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग तत्वों का वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण का महत्व क्या दिया हुआ है? इम्पोर्टेंस ऑफ
क्लासिफिकेशन, हमें क्यों एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, दिया हुआ है। हम जानते हैं कि सभी पदार्थों की मूल इकाई अर्थात सबसे छोटा यूनिट कौन होता है, तत्व होता है। कौन होता है, तत्व है। यानी कोई भी पदार्थ बड़ा मान लेते हैं, ये पदार्थ है, तो ये जो पदार्थ बना होगा किससे बना होगा, ये छोटा सा यूनिट से बना होगा, जिसको क्या कहते हैं, एलिमेंट है। सन 1800 ईस्वी में सिर्फ 31 एलिमेंट तत्व थे, ज्ञात थे। सन 1865 ईस्वी में तक 63 तत्व की जानकारी हो चुकी है। तो अगर हम लोग कोई भी बड़ा सा पदार्थ अगर मिलता है हमें, तो वो किससे बना होगा, वो छोटा सा यूनिट से बना होगा, जिसको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे में हमको पहले एलिमेंट्स का जानकारी रखना जरूरी है, और एलिमेंट्स से किस तरह का पदार्थ बनेगा और उस पदार्थ का क्या प्रॉपर्टीज होगा, ये सारे हम लोग कहाँ से मिलेगा, ये जानकारी, ये हमको एलिमेंट्स मिलेगा। इसलिए एलिमेंट्स को वर्गीकरण करना, एलिमेंट्स को एक वर्ग में सजाना जरूरी बन जाता है। इसलिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आपने समझ गया कि वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले वर्गीकरण क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी पदार्थ का सबसे मौलिक कण कौन होता है, एलिमेंट्स होता है। तो इसलिए करके एलिमेंट्स जब मौलिक कण होता है, तो हमें जब हम पदार्थ का स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स, अर्थात वो किन एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो अगर एलिमेंट्स के बारे में जान लेता हूँ तो उसके कंपाउंड क्या होंगे, कैसा कंपाउंड बनेगा, ये हमें पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो है वर्गीकरण का महत्व है। आपको ये बात आई, ये बात समझ में। चलते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे वर्गीकरण का उद्देश्य। हम लोग जो है क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्या उसका उद्देश्य है। स्टूडेंट्स हैं, दिया हुआ है कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखकर उसके अध्ययन को सहज बनाना। मतलब क्या हुआ कि हम लोग वर्गीकरण का टारगेट क्यों रखे हुए हैं, वर्गीकरण के क्या एम है कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखकर उसके अध्ययन में सहज हो, अर्थात हमें अध्ययन में क्या हो, सुविधा हो, इसलिए करके हम लोग तत्वों को क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण का कुछ यहाँ पे इतिहास दिया हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों ने जो है तत्वों को क्लासिफाइड करने का काम किया, जिनमें से पहला कौन सा है, डोबेरेनन है। कौन सा है पहला, डोबेरेनन साहब ने जो है तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। डोबेरेनन साहब जो है ये एक त्रियक दिया हुआ था। त्रियक का मतलब 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट था, 3 एलिमेंट को लेकर के इन्होंने त्रियक दिया था। 1829 ईस्वी में डोबेरेनन ने रासायनिक गुणों के आधार पर मिलते जुलते गुण वाले तत्वों का 3-3 के समूह में इकट्ठा किया। कितने समूह में इकट्ठा किया, 3-3 के समूह में, यानी समान गुण वाले रासायनिक गुण के हिसाब से उन्होंने समान गुण वाले को 3-3 के समूह में रखा, और यह दिखाया कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके दर में, कौन सा तत्व का, बीच वाले का, किसका, बीच वाले का तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। क्या कहा उन्होंने, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ हुआ, 2 एलिमेंट यहाँ पे, 3 एलिमेंट है। उन्होंने ये जो बीच वाले एलिमेंट का कहा उन्होंने कि प्रत्येक बीच वाले एलिमेंट का जो है मास यानी द्रव्यमान वो किसके होंगे, इसके और ये 3 है, इन दोनों के मास को ऐड करके और उसका औसत निकाला। जैसे 1+2 इन दोनों का, और इसमें 2 से भागा दिया, और इन दोनों का जब भाग दे करके आ जाए, जो भी मान लो आएगा वो इसके मास के बराबर औसत होंगे, इसके मास के लगभग औसत होंगे। ये उन्होंने क्या कहा उन्होंने कि इसके औसत के बराबर होंगे। इस प्रकार से जो है डोबेरेनन का त्रिक है। तो ये जो 3-3 एलिमेंट को लेके गए नियम दिया था, इसलिए इसको त्रियक कहा था। और त्रियक को किस प्रकार से उन्होंने अपना नियम किस प्रकार से दिया कि प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होते हैं। क्या होते हैं, लगभग औसत हैं। तो उन्होंने इस तरह से ये अपना नियम दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कहा था 3-3 तत्वों के समूह को डोबेरेनन त्रिक कहते हैं। मैंने पहले बताया आपको, आप ऊपर ही मैं बता चुका हूँ कि त्रियक का मतलब क्या हो गया, 3-3 तत्वों को उन्होंने जो लेके रखा था, इसलिए उसको त्रियक कहा जाता है। अब देखें हम लोग इसमें 3-3 के समूह में किसको किसको रखा था उन्होंने, इसमें 3-3 को रखा था उन्होंने, किसको लेके रखा था, ये इसको जो है एग्जाम्पल में लेके
एग्जाम्पल में दिया हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये एक समूह हुआ, एक ग्रुप हुआ। अब इसमें हम लोग को देखना है कि ये जो नियम दिया हुआ था उस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें क्या है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 7 है, और पोटासियम कितना है 39। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और औसत निकालते हैं, कितना आता है 23, जो कि आप देख रहे हैं कि सोडियम के 23 के बराबर है। तो इस तरह से उन्होंने जो नियम दिया था वो इस ग्रुप में भी आपको लागू हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने नियम दिया था। ठीक उसी तरह से अगला है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक समूह हुआ। इसमें भी हम लोग अगर औसत निकालेंगे तो किसका औसत निकलेगा, तो औसत हम लोग निकालेंगे तो क्लोरीन का और आयोडीन का। क्लोरीन कितना होता है 35.5 प्लस आयोडीन कितना हो जाएगा 127। इन दोनों का औसत निकालेंगे कितना आता है 81.25, जो कि आप देखें तो इससे तुलना करें बीच वाले एलिमेंट कौन है, आयोडीन कितना है 80 है। मतलब इस प्रकार से उन्होंने, तो ये हुआ 80 और ये 81.25 है, यानी लगभग है। तो इस तरह से उन्होंने जो है तिर्यक दिया हुआ था। उसके बाद अगला है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इस प्रकार से उन्होंने दिया था। तो तिर्यक का ध्रुवीकरण तिर्यक समझ में आया कि तीन तीन तत्वों को जो एक साथ लेकर के उन्होंने जो है अपना नियम दिया था, यही है ध्रुवीकरण का तिर्यक। तो तिर्यक किसे कहेंगे, तीन तीन तत्वों को एक साथ हम एक समूह में रखा जाना, एक समूह में बनाना, उसको कहते हैं तिर्यक कहते हैं। और ये किसने दिया था, ध्रुवीकरण साहब ने। और फर्स्ट है तिर्यक कौन था, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। दूसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इस प्रकार से उन्होंने तिर्यक दिया हुआ था। चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है स्टूडेंट से, आगे दिया हुआ है ध्रुवीकरण का तिर्यक का निष्कर्ष। आखिर ध्रुवीकरण का तिर्यक का जो है क्या कंक्लूजन आया। ध्रुवीकरण का तिर्यक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। मतलब क्या हुआ, यानी ध्रुवीकरण का तिर्यक जो है सक्सेस नहीं हुआ, यानी ये ज़्यादा एलिमेंट तक लागू नहीं होता था, कुछ ही तत्वों को सीमित रहा। इस कारण यह व्यापक रूप नहीं ले पाया, अंततः इसे त्याग दिया गया। मतलब ध्रुवीकरण का तिर्यक भी क्लासिफिकेशन जो किया वो भी जो सक्सेस नहीं रहा, अंतोगत उसका भी क्या हो गया, अंत हो गया है। तो अंत होने क्या रीजन रहा, ये कुछ ही तत्वों तक लागू होता था और उसके बाद जो एलिमेंट था उस पर यह लागू नहीं होता था। जैसे बेरियम तक था तो इस तरह से ये बेरियम तक ही लागू होता था, इसके बाद ये लागू नहीं होता था। तो जब लागू नहीं होगा तो क्या तत्वों का स्टडी करने में सुविधा होगा, तत्वों का अध्ययन में सरल होगा, नहीं होगा। तो अभी तक जो है प्रेडिक्टेबल सही हम लोग को जो पूरी तरह से परिपूर्ण प्रेडिक्टेबल हम लोग को परफेक्ट प्रेडिक्टेबल नहीं मिल पाया है, यानी ध्रुवीकरण का भी प्रेडिक्टेबल खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला साइंटिस्ट है न्यूटन का ऑक्टावस है, अर्थात न्यूटन का अष्टक नियम। इसके बाद न्यूटन साहब हैं जो है प्रेडिक्टेबल अर्थात एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड के लिए सबसे पहले उन्होंने नियम क्या दिया, पहले नियम देंगे तभी जाके एलिमेंट्स उस पर एडजस्ट हो जाएगा और तभी आवर्त सारणी तैयार होगा। तो सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या दिया था, सन 1865 ईस्वी में न्यूटन ने अपने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। कौन सा नियम का, अष्टक नियम का। अष्टक, यस, अष्टक का मतलब क्या हुआ 8। अब क्या दिया था अष्टक नियम में, कहता इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवां तत्व उसी के सदृश गुण वाला होगा, जैसा कि संगीत में आठवां स्वर पहले स्वर के सदृश होगा। मतलब क्या हुआ, उन्होंने जो है एक साथ जो है 7 एलिमेंट को रखा। कितने एलिमेंट को, 7 एलिमेंट को। और 7 एलिमेंट को रखने के बाद उन्होंने ये नियम दिया कि कहीं से भी गिनती करेंगे तो आठवां स्वर क्या होगा, पहले के सदृश होंगे। जिस प्रकार संगीत का स्वर क्या होता है, आठवां स्वर पहले के समान होता है। मतलब पहले सा, रे, ग, म, प, ध, नी, क्या हुआ, ये आठवां स्वर फिर समान हो गया। उसी तरह से उन्होंने क्या किया था, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। ये स्टूडेंट्स एक बात आप क्लियर कर लें यहाँ पे कि अभी जो हम लोग तत्वों का क्लासिफाइड कर रहे हैं, अर्थात वो प्रेडिक्टेबल में जो है वर्गीकरण करने काम कर रहे हैं, वो उसका आधार क्या है, उसका बेस है परमाणु द्रव्यमान। क्या है उसका बेस, परमाणु द्रव्यमान।
यस स्टूडेंट्स, आप ये बात अभी ध्यान रखेंगे और इस बात को अभी आप पूरी तरह से माइंड में रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे कि जितना भी प्रिडिक्टेबल, जितना भी अभी तक हम लोग क्लासिफाइड करने का प्रयास जो भी साइंटिस्ट कर रहे हैं, सबका एक ही आधार था, परमाणु द्रव्यमान। डुबरेनर ने भी दिया था परमाणु द्रव्यमान के बेस पर, और अब जो है देख रहे हैं हम लोग न्यूटन का अष्टक नियम, ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही है। तो 8वां सवाल क्या हुआ, इसलिए अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम का मतलब 8 एलिमेंट नहीं, अष्टक का मतलब एक साथ 7 एलिमेंट रहेंगे, और कहीं से भी गिनती करेंगे तो 8वां एलिमेंट क्या होगा, पहले के सदृश होंगे। यस, आई थिंक आप पूरी तरह से क्लियरली समझ रहे होंगे। तो 8वां एलिमेंट क्या होगा, पहले के सदृश होंगे। तो हम लोग देखते हैं शुरुआत में कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो क्या लास्ट में क्लोरीन है, सॉरी आयोडीन है। अब ये 7 एलिमेंट हुआ, 8वां एलिमेंट क्या होगा, फ्लोरीन, जो कि हाइड्रोजन के नीचे है। और इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन भी गैस है और फ्लोरीन भी गैस है, तो दोनों का गुण क्या हो रहा, मिल रहा है ये, अर्थात हाइड्रोजन के सदृश कौन हो रहा है, फ्लोरीन। उसके नीचे भी आप देख रहे होंगे क्लोरीन, ये भी इसके सदृश है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस तरह से समानता यहाँ पे, अर्थात इसकी जो है समानता किससे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन तीनों में समानता दिख रहा है। और ये तीनों कौन सा क्रम का एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट है। इस लेकर के न्यूटन का अष्टक नियम इस प्रकार से रहा। तो न्यूटन का अष्टक नियम किस प्रकार से रहा, तो किसी भी तत्व से गिनती प्रारंभ करने पर 8वां तत्व क्या होता था, उसके सदृश होता था। इसी प्रकार से और भी इसमें आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम है, नीचे में सोडियम है, तो वहाँ से गिनती करेंगे तो 8वां तत्व क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अष्टक नियम जो है न्यूटन का फिनिश हुआ। अब देखते हैं हम लोग अष्टक नियम का क्या दोष रहा, क्या डिफेक्टिव रहा, क्या ये भी सक्सेस है कि नहीं। स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग नियम के बारे में क्या दिया हुआ है। कहता है यह नियम अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों द्वारा पालन नहीं होता है। मतलब इसमें भी डिमेरिट फंस गया, इसमें भी जो है प्रॉब्लम आ गया कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तक यह पालन नहीं होता था, अर्थात ये नियम जो है ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले लागू नहीं होते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन तथा सल्फर के साथ आयरन को रखा गया है, जबकि आयरन का गुण ऑक्सीजन तथा सल्फर से भिन्न है। बिल्कुल ये डिमेरिट है, अर्थात ये डिफेक्टिव आ गया, जिसकी वजह से ये भी डिफेक्टिव रहने की वजह से प्रिडिक्टेबल की गुणवत्ता खत्म हुई। अर्थात इसका भी दूसरा वजह हुआ ये प्रिडिक्टेबल, इसका जो है अष्टक नियम डेड करने का। कहता अगला तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को, क्या है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस को, फास्फोरस के साथ मैग्नीज Mn को रखा गया है, जबकि Mn का गुण नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से भिन्न है। ये भी गुण दिया हुआ है, ये भिन्नता। तो यहाँ पे भिन्नता किस उद्देश्य से रखा गया है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, जबकि मैग्नीज क्या है, मेटल है, और साथ साथ ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, अर्थात इसमें जो है ये संक्रमण तत्व के अंतर्गत आता है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो तीसरा डिमेरिट दिया हुआ है, तीसरा इसमें प्रॉब्लम आया। आगे देखते हैं हम लोग अगला चौथा प्रॉब्लम क्या है इसमें। चौथा प्रॉब्लम है कि क्रोमियम को बोरोन तथा एल्युमिनियम के साथ रखा गया है। किसको रखा गया है, क्रोमियम को बोरोन तथा एल्युमिनियम के साथ रखा गया है, जबकि क्रोमियम का गुण बोरोन तथा एल्युमिनियम से भिन्न है। ये भी एक डिमेरिट, चौथा डिमेरिट रहा। लास्ट देखते हैं जो कि फाइनली ये अंत में जो है प्रॉब्लम आता है, और इस प्रॉब्लम की वजह से न्यूटन का अष्टक नियम भी क्या होते हैं, डेड कर जाता है। क्या है लास्ट में कि निष्क्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, निष्क्रिय गैसों के आविष्कार के बाद, निष्क्रिय गैस आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि निष्क्रिय गैस जिसको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं, कौन कौन होता है। सबसे पहले हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, जो कि ग्रुप नंबर कितना में है, ये 18 में है। अभी एक में बताया था आपको स्टार्टिंग में, आप नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वहाँ आपको दिया हुआ है, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो हीलियम था, नियोन था, आर्गन था, क्रिप्टन था, जेनॉन था, और साथ में रेडोन। ये जितना भी एलिमेंट सब क्या है, अक्रिय तत्व है। जब इस एलिमेंट का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, तो नवम तत्व का गुण जो है प्रथम तत्व के सदृश गुण वाला पाया जाता है, न कि 8वां तत्व। क्या स्टूडेंट्स है, आई थिंक आप सही से इसको पढ़ें पूरी तरह से। क्या दिया हुआ 5वां में कि निष्क्रिय गैसों के आविष्कार के बाद नवम तत्व का गुण प्रथम तत्व के सदृश गुण वाला होता है।
पाया जाता है, न कि आठवां तत्व। तो पांचवा पॉइंट क्या रहा? पांचवा पॉइंट रहा कि उन्होंने जो कहा था आठवां तत्व का गुण प्रथम तत्व के समान होंगे, तो जब अब अकड़े तत्व का खोज हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें तो नहीं होने का कारण क्या हुआ कि जब नवम तत्व का अकड़े गैसों का खोज हुआ तो प्रथम तत्व का गुण कौन सा एलिमेंट से मिलता था? नौवां एलिमेंट से। और इन्होंने तो अष्टक नियम दिया था, तो इस प्रकार से इसका अष्टक नियम क्या हुआ? डेड कर गया। तो इस प्रकार से ये 5 रीजन इसके हुए न्यूटन के अष्टक नियम को क्षति पहुंचने का। आगे देखते हैं हम लोग अब न्यूटन के अष्टक नियम के बाद जो है देखते हैं हम लोग अब आएंगे इसके बाद न्यूटन के अष्टक नियम के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। कहता है इस प्रकार न्यूटन की सारणी में काफ़ी दोष पाए जाने के कारण पाए गए, अतः इसकी ख्याति ज़्यादा नहीं हो सकी। मतलब क्या हुआ? और भी साइंटिस्ट इसको जान नहीं पाए, वर्ल्ड से विश्वव्यापी मान्यता नहीं मिल पाया और आगे चलकर इसे छोड़ दिया गया। इस तरह से न्यूटन का अष्टक नियम ही फिनिश डेट कर गया। अब लास्ट में हम लोग फाइनली देखेंगे, और यही प्रिडिक्टेबल हम लोग को जो है अभी के डेट में मिलने के लिए मिल रहा है। अभी जो हम लोग देखते हैं प्रिडिक्टेबल, ये इसी का देन है, इन्हीं के द्वारा क्लासिफाइड किया हुआ है जो प्रिडिक्टेबल हम लोग को देखने को मिलता है। स्टूडेंट आज जो हम लोग को प्रिडिक्टेबल मिलता है ये मेंडलीव का ही देन है। सोचिए मेंडलीव साहब ने जो है क्या हम लोग को कितना जो है मेहनत करके हम लोग को उसकी आज हम लोग को योगदान की वजह से ही हम लोग को एक टेबल में एक पेज में हम लोग को जो है सारे एलिमेंट्स एडजस्ट किया हुआ है। ये किसका देन है? मेंडलीव का देन है। इसलिए आप मेंडलीव को एक तरह से हम लोग को श्रद्धा, एक तरह सम्मान करने योग्य है। मेंडलीव को हम लोग सम्मानपूर्वक है, अर्थात एक तरह का ये भी सम्मान करने योग्य है। मेंडलीव साहब को हम लोग को दिल से सम्मान करना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो को, इस पर एक लाइक बनता है, अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें। इस पर तो एक लाइक बनता है, क्योंकि अगर आप हमें लाइक करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मेहनत का फल मिलता है, और यही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखते हैं हम लोग मेंडलीव का प्रिडिक्टेबल क्या है। कहता है 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडलीव ने एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार, अब आवर्त नियम क्या दिया था स्टूडेंट से? कोई भी प्रिडिक्टेबल अगर दें, कोई भी साइंटिस्ट अगर प्रिडिक्टेबल बनाता है सबसे पहले वो क्या देता है? नियम देता है, और नियम के ही अकॉर्डिंग जो है तत्वों को एक सारणीबद्ध करते हैं। उसी सारणी को कहा जाता है उसी सारणी कहा जाता है आवर्त सारणी। क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी। तो ये भी पहले नियम देंगे, क्या नियम दिया हुआ है? तो नियम देखते हैं हम लोग। कहता है इसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट से? आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ कि तत्वों का परमाणु भार बढ़ेगा, यानी वेट बढ़ेगा, तो उसके साथ ही साथ समान गुण तत्वों के क्या होंगे? एक निश्चित संख्या के बाद पुनरावृत्ति होंगे, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही गुण वाले एलिमेंट क्या होंगे? रिपीट होंगे। तो ये हुआ आवर्ती फलन का मीनिंग। आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होंगे? लगभग समान गुण वाले एलिमेंट्स क्या होंगे? पुनः आते हैं। इस तरह से न्यूटन में भी देखे थे, और ये भी वही दिया है। लेकिन फ़र्क क्या है? न्यूटन साहब ने कहा था कि आठवां एलिमेंट समान होंगे, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? निश्चित अंतराल के बाद एलिमेंट्स आएंगे। तब निश्चित अंतराल में क्या हो सकता है? आठवां भी हो सकता है और नौवां भी। तो इस प्रकार से न्यूटन साहब का नियम जो है अभी तक तो सक्सेस है। जहाँ तक न्यूटन साहब ने नियम दिया था वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि ये आठवां एलिमेंट फिक्स नहीं किया है, सिर्फ ये कहा निश्चित है अंतराल के बाद। अभी तक ये सक्सेस बुझा रहा है हम लोग को। देखते हैं आगे, इसमें भी डिमेरिट्स आती हैं क्या? देखते हैं हम लोग आगे। कहता है मेंडलीव ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों को, उसके समय में कितने एलिमेंट ज्ञात था? उसके समय तक 63 एलिमेंट ज्ञात था। कितने? 63। यस, 63 एलिमेंट था। कितने एलिमेंट था? आप देख रहे हैं यहाँ पे 63 एलिमेंट था। तत्वों को सारणी में श्रेणीबद्ध किया, यानी सारणी में जो है एक श्रृंखला बनाया, एक टेबल के रूप में दिया
जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडलीव का आवर्त सारणी। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आवर्त सारणी क्या होते हैं? मेंडलीव का आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तो मेंडलीव ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों को एक श्रेणीबद्ध किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त सारणी कहते हैं। तो उसके समय में कितने एलिमेंट था? 63 एलिमेंट। तो उन्होंने इस तरह से एलिमेंट को एडजस्ट किया था। अब देखते हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था। स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूटीएस क्लासेज है लिखा हुआ है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि मैं ऑफलाइन क्लासेज है यूटीएस क्लासेज में मैं चलाता हूं, तो आप हमें वहां पे भी क्लासेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि 11th में भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तत्वों का आवर्त परिक्रमण अर्थात तत्वों का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है। तो इसे लेकर के यूटीएस क्लासेज आप देख रहे हैं। और मेरा नाम हुआ सुनील कुमार, और आप देख रहे हैं यूटीएस क्लास, आप देख रहे हैं SK यादव क्लासेज पर ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज है। तो इस तरह से आप हमें ऑफलाइन में क्लासेज में भी जुड़ सकते हैं यूटीएस क्लासेज में। तो देखते हैं अब हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस तरह से था। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग अब ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है ये इस तरह से था, जिसमें कि उन्होंने जो है कितने ग्रुप रखा था। उन्होंने जो है 1 से लेकर के, थोड़ा सा ये दिखता कम है स्टूडेंट्स है, तो हम लोग समझने का मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैं आपको साइन में लगाता हूँ वहाँ आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने हैं ये आपको देखना है। ये जो आपको नीचे दिया हुआ है ये है आपको 1 2 3 4 5, यहाँ से 6 है। और आप नीचे देखेंगे इसमें जो है कौन सा, ये है आपको, ये जो 1 से लेकर 7 तक है ये इसको पीरियड कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। कितने? 7 आवर्त हैं। और इसमें वर्ग कितने थे? तो 1 से लेकर वर्ग तक चलेगा यहाँ पर श्रेणी कितना 8 तक है, और यहाँ पर लास्ट में है 0 वर्ग। तो कितने हो गए टोटल मिला करके? 9 वर्ग हो गए। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये है उसका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने आधुनिक जिन्होंने न्यूटन के अष्टक नियम को जो है मद्देनजर रखते हुए अपने एक नियम दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। अब ये जो नियम दिया हुआ है, अब हम लोग को नियम के आधार पर ये टेबल दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग इसको। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखते रहें, ताकि आपकी आज जो है 11th, ताकि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ भी आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। थोड़े से फास्टली में हम लोग चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, वो होने जा रहा है, 32 मिनट हो चुका है। तो देखते हैं हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी में इसकी विशेषता देखते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है मेंडलीव के आवर्त सारणी के विशेषता में पहला है अध्ययन में सुविधा हो। क्या हो? अध्ययन में सुविधा हो। क्या चीज़ में? तत्वों के वर्गीकरण से उनके अध्ययन में काफ़ी सुविधा मिलती है। बिल्कुल, अगर हम लोग समान गुण एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे तो हमें क्या होंगे? तत्वों का स्टडी करने में सुविधा होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट्स को अगर देख लेंगे और उसी में समान गुण एलिमेंट नीचे एडजस्ट सभी रहेंगे तो हमें क्या होंगे? इस तरह से एलिमेंट्स अध्ययन करने में सुविधा होंगे। नेक्स्ट है, अगला है 2 नंबर, नए तत्वों का आविष्कार। मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के समय में आवर्त सारणी में बहुत स्थान रिक्त थे। मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा भी स्थान है जो कि रिक्त था। क्या था वो? रिक्त था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके समय में जो है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं गायब हैं। कहाँ पे? आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो है एलिमेंट्स गायब है, यहाँ भी गायब है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पर जो है आप ये तो हालांकि दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये पीरियोडिक टेबल जो है स्टूडेंट्स को मैं दिया हूँ। तो अगर मेरे माध्यम से अगर आपको 11th है या 10th में मिला होगा तो उसमें आप इसे देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से क्लियर दिखता होगा। हालांकि ये पेज पे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ दिखाता हूँ वहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और नीचे भी आप देखेंगे एक जगह जो है एल्युमिनियम के नीचे भी एलिमेंट्स नहीं है। एल्युमिनियम कहाँ होते हैं? 13 नंबर पर। यहाँ पे जो है एलिमेंट्स है यहाँ पे गायब हैं, जहाँ पे जर्मेनियम होंगे, गैलियम होंगे और
स्ट्रोंशियम होंगे। ये 3 एलिमेंट के लिए मेंडलीव साहब जो हैं स्थान छोड़ देते हैं और आगे चल कर उन एलिमेंट्स का खोज होता है। तो फिर वहाँ पे समानता किया जाता है, जिससे कि एलिमेंट्स का जो है वहाँ पे पुष्टि हो जाती है। जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था वो परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जो है प्रेडिक्टेबल देने के लिए जो है अपना जो भी उन्होंने मेहनत किया था वो सफल हो जाती है। तो भविष्यवाणी की थी उन रिक्त स्थानों में भरे रक्षण में भरे जाने वाले तत्वों के गुणों गुणों के भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यानी उस एलिमेंट्स के स्थान तो छोड़िए, उसके गुणों का भी भविष्यवाणी किया था। और बाद में जाकर के वो क्या हुआ, एलिमेंट जब खोज हुआ तो वो भी क्या हुआ, सटीक साबित हुआ। सोचिए कितने ग्रेव थिंकर थे वो, कितने माइंड के एडवांस माइंडेड के थे वो, कि एलिमेंट्स का खोज नहीं हुआ और उसके स्थान निर्धारित कर दिया, साथ ही साथ गुणों के बारे में भी गुणों के बारे में भी बता दिया था। आगे है इसी लेकर के मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो है आज हम लोग को मेंडलीव की आवर्त सारणी का इतनी उपयोगिता हम लोग को मिल रहा है। उसी के मेहनत का आज हम लोग को परिणाम मिल रहा है। उसी का मेहनत का हम लोग को वो उन्होंने जो भी मेहनत किए थे, आज उसके मेहनत का हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। तो गर्व से बोलें आई लव मेंडलीव, क्योंकि इस पर एक लाइक तो बस बनता है। तो अब हमें अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बस लाइक कर दें। चलते हैं आगे हम लोग स्टूडेंट से। तीसरा है संदेहपूर्ण परमाणु भार में सुधार। कहता है कुछ तत्व जिनके परमाणु भार संदेहात्मक थे, उनके परमाणु भारों में सुधार करने में आवर्त सारणी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। कैसे निकाला जाएगा? परमाणु भार बड़ा होता है समतुल्य भार गुणा संयोजकता। क्या होती है? संयोजकता, यानी कि एलिमेंट्स की संयोजकता क्या, और उसमें समतुल्य भार से जब गुणा किया जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, परमाणु भार अगर किसी एलिमेंट्स का अगर उसमें संदेह है, हमको कोई भी डाउट है, तो वो हम उसको प्रूव कर सकते किसके? इस फार्मूला के माध्यम से। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम जो है पीरियोडिक टेबल्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके हम लोग परमाणु भार को प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तीसरा हमको जो है उसका मेरिट रहा, अर्थात गुण। चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा हम लोग क्या फ़ायदा मिलता है वहाँ से पीरियोडिक टेबल से। संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? वैलेंसी का निर्णय आवर्त सारणी की सहायता से किसी भी तत्वों के स्थान वैलेंसी यानी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है स्टूडेंट्स। यस, आप अगर पीरियोडिक टेबल में कोई एक एलिमेंट से देख लेते हैं और उसे वो अगर ग्रुप फर्स्ट में होते हैं, किसमें? ग्रुप फर्स्ट में, तो उसके नीचे में जितना भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी कितने होते हैं? सबकी वैलेंसी 1 होंगे। तो ये फायदा हम लोग कैसे मिला, ये निर्णय कैसे कर पाए हम लोग? तो आवर्त सारणी से, क्योंकि आवर्त सारणी में जो है एक वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, फिर उसके बाद दूसरे वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को दूसरे वर्ग में रखा गया है। तो क्या ये फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों की नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल को देख करके? तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग देख करके ऐसे डिसाइड करते हैं कि तत्वों का जो क्लासिफाइड किया हुआ है, वर्ग में एडजस्ट किया हुआ है, तो उसमें समान गुण वाले एलिमेंट्स को रखा गया है। इससे लेकर के अगर हम लोग एक वर्ग देखते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स सबकी वैलेंसी कितने होंगे? 1। तो ये फायदा है, चौथा फायदा हम लोग को। अब देखते हैं मेरिट के बाद आता है डिमेरिट यानी दोष। गुण के बाद है दोष। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या डिमेरिट है ये देखते हैं हम लोग। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है गुणों के साथ साथ कुछ अवगुण भी हैं, दोष भी है। क्या दोष है? सबसे पहले अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। यानी अधिक परमाणु भार वाले एलिमेंट्स को क्या होना चाहिए? पहले रखना, बाद में रखना चाहिए, और कम वाले को पहले रखना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अधिक वाले को पहले रख दिया है और कम वाले को बाद में रखा, जैसे कि आर्गन और पोटासियम। आप अगर देखें पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को, तो यहाँ पे जो है आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको जो है नज़र आएंगे कि इसमें जो है अधिक परमाणु भार वाले एलिमेंट्स हैं, कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसी को देखते हैं हम लोग, इसमें तो विस्तार से दिया हुआ है। यानी तो आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज पे हम लोग जाएंगे जिसमें आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं
क्या था, आर्गन और पोटासियम। आर्गन कितना है, आर्गन यहाँ दिया हुआ है, और ये क्या क्या था, ये पोटासियम जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्या किया था उन्होंने, जो है सबसे पहले इनको, आर्गन का मास अधिक है और पोटासियम का मास उससे कम है, पोटासियम का मास उससे कम है, तो उन्होंने क्या किया था, पोटासियम को जो है उसके बेस पर अगर रखा गया था, परमाणु भार के बेस पर, तो ये क्या था, ये था अल्टर हो गया था। क्या हो गया था, ये वहाँ पे सूट नहीं करता था, अर्थात सूटेबल नहीं था, तो इस लेकर के इसमें जो था पीरियोडिक टेबल का विशेषता खत्म हो रही थी। तो एक डिमेरिट ये रहा कि अधिक परमाणु भार वाले एलिमेंट्स को क्या किया था, पहले रख दिया था और कम वाले को बाद में रख दिया था। ये डिमेरिट, पहला डिमेरिट है। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो जब ये इसका वेट के आधार पर लिखा जाता है वेट के आधार पर जब इसको पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है, तब तो ये डिमेरिट रहता है, तब तो ये क्या है, ये सही नहीं रहता है। लेकिन जब इसके परमाणु संख्या के आधार पर चलते हैं तो ये जो है व्यवस्था, अर्थात ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही हो जाता है। तो आगे चलकर ये इसको सही किया जाता है, परमाणु भार हटा करके वहाँ पर परमाणु संख्या रखे जाते हैं, और तब जा करके ये जो एलिमेंट्स का जो व्यवस्था सिस्टम गड़बड़ था वो सही हो जाता है। इस लेकर के जो है ये जो डिमेरिट था वो सॉल्व हो जाते हैं कौन सा में, जब ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल ये डिफेक्ट खत्म होने के बाद आधुनिक आवर्त सारणी आती है, तब ये क्या होती है, डिफेक्ट जितना भी आता है ये सॉल्व हो जाते हैं। तो आपने देखा आर्गन और पोटासियम, इसी प्रकार से आयोडीन और टेरिडियम में भी था और कोबाल्ट और निकेल में भी। तो पहला डिफेक्ट रहा ये। अगला डिफेक्ट देखते हैं हम लोग, समस्थानिकों का स्थान। कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान सुरक्षित नहीं है, मतलब समस्थानिक को कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक समस्थानिक को आवर्त सारणी में स्थान मिलना चाहिए। मतलब समस्थानिक क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे समस्थानिक का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट्स जिसका जो है द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, बट परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। यानी द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, यानी ये अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन जब परमाणु संख्या देखा जाए तो परमाणु संख्या क्या होगा, सबका समान होते हैं। तो इसी का था समस्थानिक। तो अगर देखें हम लोग कि आवर्त सारणी किसके बेस पर रखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान के बेस पर, तो परमाणु द्रव्यमान जिसका अलग अलग होंगे तो उसका स्थान अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं की गई है, जिसमें क्या, उसमें जो है उसके एक ही जगह उसका स्थान दिया गया है। तो ये डिफेक्टिव रहा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला डिफेक्ट क्या है, अगला होगा हाइड्रोजन का स्थान। यानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है, सही डिसाइड नहीं किया गया है। तो क्या दिया हुआ है, कहता हाइड्रोजन का गुण वर्ग फर्स्ट ए से मिलता जुलता है, अतः इसे वर्ग फर्स्ट ए में रखा जाना चाहिए। साथ ही इसका गुण वर्ग सात के हैलोजन तत्वों से भी मिलता है। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, इसका स्थान वर्ग फर्स्ट से भी मिलता है, मिलता जुलता है, जबकि वर्ग 7 से भी मिलता जुलता है, अतः उसे वर्ग 7 में भी रखा जा सकता है और रखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, मतलब हाइड्रोजन का स्थान जो है दोनों जगह पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, जबकि होना क्या चाहिए, एक एलिमेंट्स के लिए एक ही स्थान होना चाहिए। इस आधार से जो है ये डिफेक्टिव है। अगला डिफेक्टिव देखते हैं हम लोग, अगला है तिर्यक का स्थान। कहता मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वां वर्ग में तत्वों को तिर्यक के रूप में, यानी 3 एलिमेंट्स के रूप में, कितने, यस, जिस तरह से आपने देखा तिर्यक किस में पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में, डोबरन का तिर्यक, उसी तरह से इन्होंने तिर्यक के रूप में सजाया था, जो कि अनुचित है। क्या अनुचित है कि 3 तत्वों को एक साथ जो रखा था उन्होंने, ये अनुचित है। तो होना क्या चाहिए, तो एक एलिमेंट्स को एक वर्ग में रखा जाना चाहिए। इन्होंने क्या किया, शो किया नहीं, इन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था, जिससे क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी की गुणवत्ता खत्म हुई। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, ये चौथा था। अब 5वां देखते हैं, क्या है 5वां का है असमान तत्वों को एक साथ रखा जाना। यानी असमान एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया था, एक वर्ग में रख दिया था। जैसे कॉपर तथा एयू को लिथियम के साथ रख दिया था, सोडियम के साथ रख दिया था, पोटासियम के साथ रख दिया था, रुबिडियम तथा सीजियम जैसे क्षारीय धातुओं के साथ रख दिया था। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम कौन सा एलिमेंट है, क्षारीय एलिमेंट्स है।
इन एलिमेंट्स के साथ उन्होंने रख दिया था, जो कि इसके साथ इसका जो है समानता नहीं होती। काफ़ी गुण क्या हो इसमें भिन्नता है। क्या सब भिन्नता है कि कॉपर, सिल्वर और एयू ये कौन सा क्वाइंस मेटल है, अर्थात सिक्का बनने में एलिमेंट्स है ये। अर्थात इसका जो सिक्का आता है 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का आता है वो सब किसका बनता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। किसका बनाता है ये, गोल्ड का। इस लेकर के जबकि ये एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स जो देख रहे हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम और सीजियम, ये जितना भी एलिमेंट्स है ये सब क्या है, क्षारीय एलिमेंट्स है, अर्थात ये सिक्का बनने एलिमेंट्स नहीं है। तो ये गुण किसमें, तो इस प्रकार से कि असमान गुण वाले एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, एक साथ रख दिया था। तो ये डिमेरिट 5वां रहा। इस प्रकार से ये भी क्या किया, इसके सुंदरता को खत्म कर दिया। 5वां के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 6ठा, कहता समान गुण वाले तत्वों को अलग रखा जाना। अगला क्या है, समान गुण वाले एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने, अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे कौन सा है, इसमें कॉपर है और Hg है। ये स्टूडेंट्स Hg लिखा हुआ, क्या ये Hg है ये, यानी यहाँ पे जिसको मरकरी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कॉपर और Hg को क्या किया था, अलग रख दिया था। कॉपर को रख दिया किसमें, अलग ग्रुप में, और Hg को अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक उसी प्रकार से Ag और थैलियम को अलग ग्रुप में रख दिया, बेरियम और लेड को अलग ग्रुप में रख दिया था। तो होना क्या चाहिए सब, ये सब जो है एक ही साथ होना चाहिए। तो 6ठा डिमेरिट रहा ये। अगला देखते हैं हम लोग 7वां है दिया हुआ कि एक ही संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है, एक ही वैलेंसी वाले एलिमेंट्स हैं को क्या क्या उन्होंने प्रदर्शन किया था। जबकि अलग अलग वैलेंसी वाले क्या होना चाहिए, अलग अलग हो। इन्होंने समान वाले को तो एक साथ रखा ही, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का क्या होता है, वैलेंसी अलग अलग भी होती हैं, उन्हें भी उन्होंने क्या एक ही वर्ग में रख दिया था। तो ये क्या रहा, ये 7वां डिमेरिट रहा इसका, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इसमें कंसेप्ट है, आवर्त सारणी से तत्वों की केवल एक ही वैलेंसी का ज्ञान होता है। मतलब अगर एक तीसरा वर्ग में है तो सबका 3 ही होता है। लेकिन आगे दिया हुआ अगला पॉइंट से पढ़िए, किंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक से अधिक संयोजकता यानी वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं वैलेंसी, जिसमें कि आपको आता है कौन कौन, एग्जाम्पल में है Au सिल्वर, Au गोल्ड, जिसका क्या होता है वर्ग फर्स्ट में है ये, किंतु इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 और 3 दोनों होती है। तो क्या ये इसका संयोजकता वैलेंसी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो अगर हम देखें कि वर्ग फर्स्ट में है तो ये तो समानता यहाँ से मैच कर रहा है ये, लेकिन इसका तीसरा जो है 3 जो वैलेंसी हो रही है, क्या यहाँ से ये समानता खा रहा है, क्या यहाँ से सिमिलरिटी है, क्या कोई सिमिलरिटी नहीं है। इस प्रकार से ये जो है 7वां डिमेरिट मैंडेलिक पीरियड टेबल में भी है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे मैंडेलिक पीरियड टेबल के बाद जो है हम लोग इनके डिफेक्ट होने के बाद अब इसके डिफेक्ट को सॉल्व किया जाएगा, डिफेक्ट को फिनिश किया जाएगा, जिससे फिनिश करने के बाद ये क्या कौन सा पीरियड टेबल बन जाएगा, ये इसको सॉल्व किया जाएगा, इसके जो डिमेरिट था उसको डिफेक्टिव को खत्म किया जाएगा, तो ये बन जाएगा कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी बन जाएगा। स्टूडेंट्स से जब तक खत्म नहीं होगा, मैं भी अभी तक का जो है वीडियो को अभी तक मैं जारी किया हूँ, आप भी जारी रखेंगे, आप भी इसको ध्यान से देखते रहेंगे। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आप भी लगे रहेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी हो और आपकी पढ़ाई नॉलेज है, आप काफ़ी नॉलेज हो, आप एक नॉलेजवान विद्यार्थी स्टूडेंट्स बने। इसके लिए मैं जो है कंटिन्यू में लगा हूँ, तो आप भी मेरे साथ जो है जुड़े रहेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे जाने के लिए, छोड़ के वीडियो को जाने के लिए, तो आप समझ तो पूरी तरह से तो आप ये समझ जाइए कि आप जो हैं पीरियड टेबल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होंगे आपसे वो जो है छूट जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ये छूटे नहीं, पूरी तरह से आप जवाब 100 में 100 जवाब दे कर आएँ। जो भी क्वेश्चन होगा कोई भी इससे छूटे नहीं, क्योंकि 1 नंबर ही आपको अच्छा रिजल्ट बनाता है और 1 नंबर से रिजल्ट भी आपका डाउन होता है। इसलिए पूरी तरह से आप जो हैं इस पर कंटिन्यू जारी रहें। ठीक है, देखते हैं हम लोग। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी, क्या है आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से आया। सबसे पहले उन्होंने मोसले साहब ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, मोसले साहब ने 1913 ईस्वी में, कितना में 1913 ईस्वी में बताया कि परमाणु क्रमांक ही तत्वों के मौलिक गुण हैं, न कि परमाणु भार। मतलब उन्होंने क्या कहा कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या जो है
वो मौलिक गुण है, जबकि परमाणु द्रव्यमान मौलिक गुण नहीं है। मतलब अगर देखा जाए कि परमाणु संख्या आधार से अगर हम लोग एलिमेंट्स को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो एक सीधी रेखा अर्थात एक सरल रेखा हमको मिलेगा। लेकिन अगर वेट के आधार से चलेंगे तो क्या होगा, वेट हम लोग को कुछ क्या होगा, जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसी का कम हो जाएगा। इस तरह से अगर देखते हैं हम लोग तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा मौलिक नहीं हो पाता है, अर्थात ये एक सिद्ध में नहीं हो पाता है। इस आधार से उन्होंने क्या कहा कि परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने जो है निगेट कर दिया और उसकी जगह परमाणु क्रमांक दे देता है। और यही परमाणु क्रमांक, यही खोज, मोसले साहब का खोज ही आधुनिक आवर्त सारणी का रूप ले लेता है, आधुनिक आवर्त सारणी का रूप ले लेता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी से पहले आधुनिक आवर्त नियम आती है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है, कहता है इसके आधार पर, यानी किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर मोसले साहब जो आविष्कार किया, इसके बेस पर एक नियम दिया जाता है। इस नियम, ये नियम क्या है, कहता है इसके आधार पर एक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। स्टूडेंट्स हैं, क्या समझा आपने कि आधुनिक आवर्त नियम किसे कहते हैं? तो मोसले साहब ने जो परमाणु संख्या दिया था कि परमाणु संख्या ज़्यादा मौलिक है, इसके आधार पर जो नियम दिया वही है आधुनिक आवर्त नियम। क्या आधुनिक आवर्त नियम आपने समझा? आई थिंक आप पूरी तरह से क्लियरली समझ रहे होंगे कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। कि मोसले साहब ने जो परमाणु क्रमांक को मौलिक कण माना, उसके आधार पर जो उसके आधार पर जो नियम दिया उसको कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक आवर्त नियम जो है किस प्रकार से दिया गया है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके अनुसार कहता तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होते हैं। क्या दिया हुआ है, यानी अभी तक जो भी मेंडलीव का आवर्त सारणी दिया हुआ था, जो भी था वो सब का सब क्या था, परमाणु द्रव्यमान के बेस पर था। लेकिन अब जो है हम लोग को अब जो हम लोग देखने को मिल रहा है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है। यानी परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेंगे तो समान गुण वाले एलिमेंट्स की क्या होगी, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीटेशन होगी। यही है आधुनिक आवर्त नियम। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो आवर्त सारणी बनता है वो कौन सा है, उसको कहते हैं सारणी नंबर 2। अर्थात ये जो आधुनिक आवर्त नियम है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये दीर्घ स्वरूप है। अर्थात अभी जो हम पीरियोडिक टेबल है ये यही पीरियोडिक टेबल हम लोग के पास है। अर्थात हम लोग को जो पीरियोडिक टेबल मिलता है देखने के लिए यही पीरियोडिक टेबल मिलता है। कौन सा पीरियोडिक टेबल देखने मिलता है हम लोग को, यही वाला देखने को मिलता है। क्या स्टूडेंट्स है, आप समझ रहे होंगे कि अभी जो पीरियोडिक टेबल मिला हुआ है यही पीरियोडिक टेबल मिला हुआ है। अब इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं नीचे। तो आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो एलिमेंट्स को उन्होंने श्रेणीबद्ध किया था वही है आधुनिक आवर्त नियम, जिसे हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, इसमें जो है क्या क्या विशेषताएं दी हुई है, इनसे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आधुनिक आवर्त सारणी का क्या विशेषता दी हुई है, कहता यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के अनुसार सजाया जाए तो सुनिश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब क्या हुआ, सेम गुण वाले एलिमेंट्स का क्या होता है, रिपीटेशन होती है। कब, जब उसको परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, समान गुण एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट पेज देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से। लास्ट पेज में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कौन सा कितना आवर्त है, कितना वर्ग है, उसको देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स से। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया स्टूडेंट्स से, एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, वो है क्या, इसमें जो है आधुनिक आवर्त में जो दिया हुआ है इसमें कितने पीरियड हैं और कितने ग्रुप हैं, ये आपको जो है इसमें दिया हुआ है, इसे देखेंगे सही से। जो कि क्वेश्चंस आपको 12th है और 10th में पूछे जाते हैं, इन्हीं को देखना हम लोग को। तो इसमें बेसिकली आप जो है इसमें देखेंगे तो ये लिखा हुआ क्या चाहिए, आवर्त लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप। ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, आवर्त है। ये इसी को, ये जो नीचे एरो दिया हुआ है ये आवर्त है, जबकि ऐसे प्रकार से ये चल रहा है जो ये वर्ग है। तो वर्ग कितने हैं, ये 18, और आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं। अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग, 18 वर्ग। और पीरियड कितने हैं, तो पीरियड है आपको कितने, 7 पीरियड है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो है दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा एलिमेंट्स में कितना का, मतलब ये कि जो समान गुण एलिमेंट्स किस प्रकार से रिपीट होते हैं, कितना एलिमेंट्स के बाद समान गुण एलिमेंट्स की रिपीटेशन होती है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप देखें गौर से, सबसे पहले लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, इसकी परमाणु क्रमांक कितने हैं, 3, और सोडियम कितने हैं, 11। मतलब क्या हुआ कि 3 के बाद फिर 8वां एलिमेंट कौन होता है, सोडियम। यानी फर्स्ट अंतराल जो है, फर्स्ट समान गुण एलिमेंट से कितना के बाद आते हैं, 8 के बाद। अगला है सोडियम कितना नंबर पर, 19 नंबर पर, जबकि रुबिडियम कितना पे है, 37 है। तो रुबिडियम और सोडियम सोडियम और रुबिडियम में देखेंगे, सोडियम और पोटासियम में कितना अंतराल है, इसमें सोडियम और पोटासियम कितने अंतराल हैं, 8 का अंतराल है। यानी सोडियम के बाद जो है पोटासियम, जो समान गुण एलिमेंट्स आते हैं, ये सब एक प्रॉपर्टीज का है। तो ये जो सोडियम के बाद जो पोटासियम आता है, तो कितने अंतराल के बाद, 8 अंतराल के बाद। कैसे, तो 19 में से 11 माइनस करेंगे, कितना होगा जाएगा, ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 8 होगा। तो इस तरह से ये जो कितना अंतराल के बाद एलिमेंट्स आया समान गुण वाले, 8वां एलिमेंट, 8 है अंतराल के बाद। जबकि इन्होंने अष्टक नियम में ये भी कहा था, लेकिन मेंडलीव पापर सर ने जो दिया हुआ था वो क्या था, निश्चित अंतराल के बाद। तो यही है निश्चित अंतराल। तो निश्चित अंतराल क्या हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, और 18वां भी हो सकता है, और 32 भी हो सकता है। तो पहला क्या था, 8 पे, दूसरा क्या है, फिर 8 पे, और तीसरा देखिए, तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा आप देखेंगे गौर से, तो पोटासियम और रुबिडियम में कितना का अंतराल है, पोटासियम और रुबिडियम में कितना का अंतराल है, 18 का अंतराल है। यानी पोटासियम कितना, 19 है, और रुबिडियम कितना है, 37। इन दोनों के बीच में कितना अंतराल, 18 का। तो इसी प्रकार से सीजियम और रुबिडियम में कितना का, 18 का, और फ्रांसियम में कितना का, 32 का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स का जो है अंतराल क्या है, यानी मेंडली के आधुनिक आवर्त नियम का अंतराल क्या है, मैजिक नंबर। यही आगे चलकर यही मैजिक नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये मैजिक नंबर बन जाएगा, जिसमें कि एक एलिमेंट्स का अगर परमाणु संख्या पता है तो हमको अगले एलिमेंट्स की परमाणु संख्या पता कर सकते हैं। किसके बेस पर, इसी मैजिक नंबर के बेस पर। यही एक मैजिक नंबर बन जाएगा। क्या मैजिक नंबर बन जाएगा, 8, 8, 18, 18 और 32। तो इस प्रकार से ये जो है मैजिक नंबर आगे चल के बन जाता है। तो यहाँ तक देखिए कि किस अंतराल के बाद एलिमेंट्स की रिपीटेशन हो रही है, समान गुण वाले एलिमेंट्स की। आगे देखते हैं हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, कहता है तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाने से जो सारणी तैयार होती है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। यस स्टूडेंट, क्या आपने समझा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार या परमाणु संख्या के अनुसार एलिमेंट्स को जो सजाया जाता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहता है। स्टूडेंट्स वीडियो 58 मिनट होने वाला है। स्टूडेंट्स हम लोग फास्टली थोड़ा करते हैं ताकि 1 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाए। देखते हैं हम लोग, इसमें कुल मिला कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। कहता है इसमें जो है फर्स्ट आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, 2, दूसरे में कितने, दूसरे और तीसरे में कितने हैं, दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, चौथे में कितने होते हैं, 18, 18, और 6 में कितने हैं, तो 32। स्टूडेंट्स अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। फर्स्ट पीरियड में आप देखें गौर से, तो फर्स्ट पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हीलियम, 2 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड ये है, इसमें क्या सब, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सब मिला कितना हो गया, 2 इधर और 6 इधर, कितने हो गए। तो इस तरह से 8 एलिमेंट्स हुए। तीसरे में भी देखें हम लोग तो कितना है ये, इसमें 2 इधर और इधर भी। इस प्रकार से कितने हो गए, दूसरे और तीसरे में कितने, 8 हैं। जबकि अगर चौथे में देखें, चौथे में कितने हो गए, तो इधर हो गए कितने, ये हो गए 6, और इधर कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक 12, 12, 6, 18। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। दूसरे में कितने, 8, तीसरे में 8, चौथे में फिर 8, सॉरी चौथे में फिर 18, और 5 में भी 18, लेकिन छठे में कितने हैं, 32 एलिमेंट है। और 7 में क्या है, अभी तक इनकम्प्लीट है, यानी 7वां अभी तक भरने के लिए बाकी ही है। इससे लेकर के 7वां आवर्त क्या है,
इनकम्प्लीट है जिसमें 32 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? ये इनकम्प्लीट है लेकिन इसमें एलिमेंट जो हैं अभी वर्तमान में कितने हैं? 32 एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से प्रेडिक्टेबल का जितना भी था बेसिक वो खत्म हुआ। लेकिन अब इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं अरेंज किया हूँ, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे ताकि ये प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, जो कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये भी आपको देखने हैं। अब देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उसको हम लोग जो है बनाते हैं यहाँ पे। क्या है पहला क्वेश्चन? कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधार है, क्या आधार होगा स्टूडेंट्स? है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व। क्या होगा स्टूडेंट्स? मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके बेस पे था? कमेंट्स करें आप, क्या होगा इसका? मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था वो किसके आधार पर था? परमाणु भार के बेस पर। क्या होगा सही? परमाणु भार के बेस पर। किसके बेस पर था ये? परमाणु भार के बेस पर था। चलते आगे हम लोग स्टूडेंट्स से, अगर देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन से, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका आधार क्या है? कमेंट्स करें आप, क्या होगा इसका जवाब? स्टूडेंट्स हैं लगाइए आप आंसर, क्या होगा? परमाणु भार, घनत्व, आयतन, क्रमांक। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? परमाणु क्रमांक। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। कहता है आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं, मतलब उदग्र का मतलब ऐसे जो चलता है उसको क्या कहते हैं? कहता है पहला में आवर्त, विद्युत रासायनिक क्रम, वर्ग और धातु। क्या कहते हैं हम लोग? क्या होगा जवाब इसका? इसका जवाब होगा उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? जिसकी संख्या कितनी थी? ये इस तरह से चलता था, इस तरह से 1 से लेकर कितना तक? 18 तक। तो यही है क्या चीज़? इसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। लेकिन ऐसे चलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट से, चौथा क्वेश्चन से, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उनके क्वथनांक पर निर्भर करता है, उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? आंसर लगाएंगे चौथा नंबर का। कमेंट्स करिए, आप कमेंट्स में बता सकते हैं क्या होगा इसका जवाब। इसका हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा देखते हैं हम लोग। पांचवा है आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए? 32, 18, 8, 64। क्या होगा स्टूडेंट्स? कौन सा आवर्त में? तीसरे आवर्त में। मतलब एक आवर्त में क्या हो, एक आवर्त में कितने हैं? 2। तीसरे में कितने? दूसरे में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने होते हैं? 8। इस तरह से मैंने बताया था मैजिक नंबर कि 2, 8, 8, 18, 18, 18 और 32। तो क्या होगा? तीसरा क्या हो जाएगा? 8। तो कहाँ 8? सी नंबर। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट से, छठा क्वेश्चन देखते हैं। कहता छठा में कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? परमाणु भार के अनुसार। किसके अनुसार? परमाणु भार के अनुसार। स्टूडेंट्स आप भी आंसर लगाते जाएं इस तरह से, ताकि क्वेश्चन जो है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ताकि आपको प्रैक्टिस होगा ये, तो हम लोग इसको प्रैक्टिस भी सही से करते जाएंगे, ताकि ये जो हम लोग सेशन देखे हैं वो सेशन हम लोग को माइंड में रहे और वो उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमसे बन पाए। तो इस तरह से पूरी तरह से आप हमें जो है मेरे साथ आप भी लगे रहें और इसको समझते जाएं। कहता है अगला क्वेश्चन से, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। मतलब क्या है? आवर्त बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या होगा इसमें? जब बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इसमें जो है धात्विक प्रकृति क्या होती है? घटती जाती है, यानी उधर नॉन मेटल हो जाते हैं, इधर मेटल रहता है
इधर क्या होता है, नॉन मेटल होते जाते हैं। इस प्रकार से इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है 8वां क्वेश्चन, कहता है तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह का होगा, वाला एक क्लोराइड बनाता है, ये क्या होगा, ये किस समूह का हो जाएंगे, जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में यह समूहतः स्थान होंगे। तो ये जो है X और Cl2 बनाता है, तो ये एलिमेंट्स क्या होगा, सबसे पहले यहाँ तो 2 दिया हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होगा, वर्ग फर्स्ट का। इसमें जो है अगर एक वर्ग फर्स्ट का एक एलिमेंट, वर्ग फर्स्ट का एलिमेंट होंगे और Cl, तो इसमें दोनों की वैलेंसी समान होती है, एक एक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट XCl बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे XCl2 है, इसका मतलब है यहाँ Cl तो ये एक रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर X का जो है वैलेंसी कितना होना चाहिए, 2, तो 2 किसका होगा यहाँ पे, इसीलिए लेकर के जो है XCl2 है। तो Cl2 यहाँ पर किसका हो जाएगा, सोडियम तो नहीं है लेगा Cl2, ये 3 लेता है, ये 4 लेता है, इस प्रकार से ये नहीं होगा, तो होगा कौन, बी नंबर। कौन होगा, मैग्नीशियम, जो कि ग्रुप नंबर कितने में है, आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 2 में है ये। तो 2 ये रहेगा और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनेगा XCl2, क्योंकि इसकी वैलेंसी इसके आगे, इसकी वैलेंसी इसके आगे, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 2, इस प्रकार से कंपाउंड बना लेगा XCl2, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर हम देखते हैं 9 नंबर, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया, 282 है, तो यह किस वर्ग का एलिमेंट्स होगा। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे 2, 8 और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 2 है, इसलिए लिखा कि कितने वर्ग में होंगे, ये दूसरे वर्ग में होंगे, कितने में होंगे, यानी लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेस पे हम लोग उसका जो है वर्ग को डिसाइड करते हैं। यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन अगर 2 है, यानी फर्स्ट में अष्टक के बाद, यानी 2 और 8 कितना हो गया, लास्ट में अष्टक हो गया, और उसके बाद क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है निर्धारित करता है कि वो एलिमेंट किस वर्ग में होंगे, दूसरे में। अगला देखते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर 10, कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, तो यह किस आवर्त का एलिमेंट होगा। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आवर्त पूछ रहा है, तो एलिमेंट्स का एक कन्फिगरेशन किस तरह चलता है, तो सबसे पहले होगा 1s2 2s2 2p6 2p6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p6 नहीं होगा, यहाँ पे 2p5 होगा, क्योंकि ये लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एस में 2 और पी में कितने हो गए, 5, दोनों में कितना हो गया, 7, तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तो किस कक्षा में हुआ, दूसरी कक्षा में हुआ, तो जिस कक्षा में होंगे तो वही कक्षा क्या हो जाएगा, उसका आवर्त हो जाएगा। तो देखिए दूसरा आवर्त कहाँ पर है, ये हो गया तीसरा आवर्त, ये चतुर्थ आवर्त और ये 7वां आवर्त, दूसरा आवर्त कहाँ पे, ए नंबर में, इसका जवाब क्या हो जाएगा, द्वितीय आवर्त, क्योंकि लास्ट में दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे मिला करके दोनों मिला के कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे आवर्त में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है परमाणु संख्या 12, 19, 21 तथा 38 वाले तत्व कैल्शियम के चारों ओर स्थित हैं। किसके चारों ओर स्थित है, कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या कितने हैं, 20। इन तत्वों में से किस तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण कैल्शियम के सदृश होंगे, किसके समान होंगे ये, तो ये जो है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितने हैं, 20, और कैल्शियम के सदृश क्या होंगे, कैल्शियम में लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें क्या होंगे, तो 12 वाले इसके समान होंगे, इसके समान क्या होंगे, कहता है किस तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होंगे, केवल 12 वाले समान होंगे, किसके समान, 12 वाला, क्योंकि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 में तो क्या होता है, अष्टक हो जाता है, 10 में अष्टक हो जाता है, और बाकी कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से क्या होगा, 12वां एलिमेंट्स है, परमाणु संख्या 12 वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके सदृश होंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन है। ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे भी देख चुके हैं, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्या होगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है, लास्ट में पहला 1 होता है, और 18वें में कौन एलिमेंट होता है, स्टूडेंट से बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा। कहता है एक धातु,
हेलोजन एक अक्रिय गैस है, एक उपधातु। क्या होगा स्टूडेंट्स? सी नंबर जवाब होगा। क्या हो जाएगा जिसका? अक्रिय तत्व। यस, 18वें ग्रुप में जो था हीलियम, नियोन और आर्गन, क्या था ये? अक्रिय तत्व था। यानी ऐसा एलिमेंट है ये जिसकी कक्षा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से फुल्ली बड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अक्रिय तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आवर्तों में से किसमें 18 तत्व होते हैं? क्या होगा स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए। प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ। प्रथम में कितने होते हैं? प्रथम में 2 एलिमेंट हैं। चतुर्थ में कितने होते हैं? 18 एलिमेंट हैं। षष्ठ में कितने होते हैं? 32। तो क्या होगा? तृतीय में कितने होते हैं? तृतीय में भी 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। सॉरी, इसका बी नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसका जवाब हो जाएगा क्या चीज़? चूंकि द्वितीय और तृतीय में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एलिमेंट ही होते हैं। इसका जवाब होगा कितना होगा? इसका जवाब होगा चतुर्थ आवर्त। कौन सा हो जाएगा ये? चतुर्थ आवर्त है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग को कितना? क्वेश्चन नंबर हम लोग को हो जाएगा, अब हम लोग जो है ये लास्ट पेज है ये, इसमें जितना भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, जिसमें कि 1 घंटा 11 मिनट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को देख लें, जिसमें कि बोर्ड में आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे, अर्थात एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से इसे आप देखें और समझें और फुल्ली प्रैक्टिस करें। पहला 15वां क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कौन सा? क्षारीय पार्थिव धातु, हेलाइड, हेलोजन, मुद्रा धातु, क्षार धातु। क्या होगा? मृदा धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय पार्थिव धातु, जिसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या हो जाएगा ये? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रथम आवर्त कहता है, पहला ऑप्शन है तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठा आवर्त, 7वां आवर्त। क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका जवाब हो जाएगा 7वां आवर्त। क्या हो जाएगा? 7वां आवर्त है। अगला देखते हैं स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त को छोड़कर प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? प्रथम सदस्य क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट है सदस्य क्या होता है? हर एक ग्रुप का फर्स्ट सदस्य होगा, हर एक आवर्त का फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे कौन सा? क्षार धातु। क्या होगा? क्षार धातु, जिसमें ग्रुप फर्स्ट होते हैं ये क्या होते हैं? क्षार धातु होते हैं। बट सेकंड वाले को हम लोग क्षारीय मृदा धातु का जो क्वेश्चन है आपको ये दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? क्षार धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन से, कहता है 18वां में, आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त दीर्घतम आवर्त है? कौन सा आवर्त दीर्घतम है? 7वां आवर्त अब तो इनकम्प्लीट है, उसके बाद द्वितीय में तो 8 एलिमेंट हैं, चतुर्थ में भी 18 हैं, तो बचा कौन? षष्ठ आवर्त है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? षष्ठी आवर्त है, सबसे दीर्घतम आवर्त है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आवर्त सारणी में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व किसमें होते हैं? हेलोजन कहलाते हैं, ये ठीक है। ये धातुओं से तभी क्रिया करते हैं, ये बिल्कुल सही है। कम क्रियाशील होते हैं, ये सही है। उसके बाद है अधिक गैसों की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, अक्रिय गैसों की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन इसका गलत हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, कम क्रियाशील होते हैं, ये गलत है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स 20 नंबर, कहता आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितने होते हैं? स्टूडेंट्स बताएंगे, आप कमेंट्स करेंगे, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कौन सा होगा इसका जवाब। 32, 18, 8, 64। क्या होगा इसमें? तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट्स होते हैं? क्या होते हैं? 2, 8, 8। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? सी नंबर हो जाएगा। कहता अगला 21 नंबर क्वेश्चन, एक ही वर्ग के सभी तत्वों का की होती है क्या होता है? समान परमाणु संख्या, समान परमाणु भार, समान विद्युत चालकता, समान रासायनिक गुण। बिल्कुल, इसका जवाब क्या हो जाएगा?
डी नंबर, समान रासायनिक गुण। अगला 22, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? फर्स्ट आवर्त में कितने 2 एलिमेंट हैं, सेकेंड आवर्त में कितने 8। इस प्रकार छोटा आवर्त कौन हुआ? थर्ड में भी 8 होते हैं। इस वजह से आगे बढ़ते हैं तो सब तो बढ़ते ही जाता है, तो छोटा कौन हुआ? फर्स्ट है। इसमें जवाब क्या हो जाएगा? दिया हुआ सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका जवाब? सी नंबर। अगला चलते हैं हम लोग स्टूडेंट से 23 नंबर। कितना है? 23 नंबर। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट से? कहता मुद्रा धातु आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखे गए हैं? मुद्रा धातु आवर्त सारणी किस वर्ग में रखे गए हैं? किस वर्ग में है ये स्टूडेंट से? इसको जो है वर्ग फर्स्ट में तो नहीं रखा गया ये, वर्ग फर्स्ट में तो क्षार धातु है। वर्ग इसमें जो है वर्ग 8 में भी तो नहीं है ये। इसमें जो है रखे हैं किस में? इसमें इसको रखे गए हैं इसको रखे गए हैं वर्ग किस में? इसका जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट से? लगाएंगे जवाब क्या हो जाएगा? वर्ग फर्स्ट तो नहीं होंगे, 11 में तो नहीं है, ये होगा 8 में भी तो नहीं होंगे, ये कितने में होंगे? ये आपको जो है स्टूडेंट्स है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो है आप ज़रा सा देख सकते हैं, रूट टेबल को पीछे पलटेंगे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जवाब क्या लिया है? इसका जवाब जो है हम लोग रूट टेबल देखेंगे तो कहाँ पे रखा है? कॉपर, AU और AG को कहाँ पर रखा गया? इसको अगर देखें हम लोग पूरी तरह से तो इसको फर्स्ट प्रिडिक्टेबल हम लोग उल्टाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा क्या चीज़? CU, AG और AU, ये सब कॉइंस मेटल है। ये कहाँ पर रखा हुआ? ये हो गया 12 और ये हो गया 11। मतलब क्या होगा? ये किस ग्रुप में आ जाएगा? ये आ गया आपको कौन सा ग्रुप में? ये आपको आ गया कौन सा में? ये हो जाएगा आपको वर्ग नंबर कितना? 11 में आ जाएगा। किसमें? यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला चलते हैं हम लोग स्टूडेंट से 24 नंबर। निम्नलिखित में किसका परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? किसका परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होंगे स्टूडेंट्स है? देखिए सबसे पहले शुरू में कौन होगा? इसका जवाब डायरेक्ट हो जाएगा क्या? कौन सा? इसका जवाब हो जाएगा रुबिडियम, क्योंकि ये एलिमेंट जो है इन ये लिथियम क्या है? छोटा एलिमेंट है, उससे ज़्यादा क्या है? सोडियम है, उसके बड़ा क्या है? पोटासियम है, और सबसे बड़ा कौन है? रुबिडियम। इसलिए इसकी त्रिज्या क्या होगी? सर्वाधिक होंगी। इसका जवाब क्या होगा? डी नंबर। कहता अक्रिय गैस, अगला क्वेश्चन 25, अक्रिय गैसें उपस्थित हैं आवर्त सारणी की किस आवर्त में? बताइए। आवर्त फर्स्ट में, वर्ग फर्स्ट में, वर्ग 8 में, शून्य आवर्त में, वर्ग 18 में। क्या होंगे? अक्रिय तत्व कहाँ उपस्थित है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? धात्विक गुण घटता जाता है, यानी बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से, अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से, अगला देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स से 27वां नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस वर्ग में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होता है? किसी वर्ग में तत्वों के कौन सा गुण समान होते हैं? कौन सा गुण समान होता है? कक्षा समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु आयतन क्या समान होते हैं? डी नंबर, संयुक्तता समान होती है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान होता है? क्या समान होता है? ये तो समान, ये क्वेश्चन रिपीट है स्टूडेंट से। क्या होगा जवाब इसका? डी लिया था, ये भी डी लेगा। अगला देखते हैं हम लोग, ये यहाँ से जो है अब हम लोग का जो है ये पूरी तरह से इसमें जो है ये फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स हैं। ये आपको अगर आप इसे देख लेते हैं सही से तो समझिए आप 5 से 10 नंबर आपको इसके लिए निश्चिंत हो जाएं। यहाँ से आपके जो भी आपको बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे प्रैक्टिस करें पूरी तरह से और आप इसे 2-3 बार देखते रहें, और अगर आप इसे देख लेते हैं तो आप निश्चिंत रहें 5 से 10 नंबर के लिए प्रिडिक्टेबल से। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन हैं। 29 नंबर का क्या है? सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है कौन है इसमें? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आयोडीन। सबसे अधिक कौन है? फ्लोरीन है। इसमें कौन होगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा होता है? किसका आकार छोटा होगा?
सोडियम, सोडियम प्लस Na का गलना सबका आकार बराबर होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स है, इसमें जो है Na परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि Na प्लस का आकार छोटा होगा, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्यों होगा बी नंबर, क्योंकि कोई भी परमाणु जब जो न्यूट्रल रहता है तो उसका जो है रेडियस क्या हो जाएगा, उसका मान लेते हैं ये इस तरह से होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तब क्या होता है, तब ये जो है धनायन बन जाता है, अर्थात आयन बन जाता है। तो आयन बनने के कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए करके इसका जो आकार क्या होता है, वो जो आकार है वो फिक्स रहता है, वो आकार उस हिसाब से। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या इससे कम हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या कम होने की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, अर्थात नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय बल प्रबल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका ऑर्बिट जो है नाभिक की तरफ खींच जाता है, यानी आकार छोटा हो जाता है। तो इसकी तुलना में क्या होता है, इसका आकार छोटा हो जाती है, अर्थात ये आकार जो है जब ये परमाणु है और जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसका आकार क्या होगा, इसका नाभिक की तरफ खींचने की वजह से क्या होगा, आकार छोटा होगा, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला चलते हैं 31। निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनीकरण विभव सबसे कम होगा, किसका आयनीकरण विभव सबसे कम होगा, इसका जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स है 31। निम्नलिखित में किसका आयनीकरण विभव सबसे कम होगा। इसमें देखिए हम लोग विभव जो है सबसे कम होगा, इसका होगा सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। किसका कम होगा, सबसे कम सोडियम का होगा। कितना होगा, सोडियम का सबसे कम होगा। अगला देखते हैं हम लोग 31 का खत्म हुआ, 32 देखते हैं। कहता सोडियम निम्नलिखित में किस ब्लॉक का तत्व है, यानी किस ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्या होगा, सोडियम का, अगर ये चीज़ हम लोग को कहाँ से पता चलेगा हम लोग को, तो सोडियम कितना नंबर होता है, 11 नंबर पे। इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, अगर देखें हम लोग सोडियम कितना नंबर पर होता है, 11 नंबर पे। कितना नंबर पर, 11 नंबर पे। तो अगर हम लोग देखें इसका तो क्या होता है कन्फिग्रेशन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 है, और लास्ट में क्या होता है 3s1। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 2 4 6 4 10 1 11। तो सोडियम कितना नंबर पर है, 11 नंबर पे। तो लास्ट में किस में इलेक्ट्रॉन है, एस में। तो एस में रहने की वजह से किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा जवाब इसका, देखिए एस ब्लॉक का ले रहा है, पी ब्लॉक ले रहा है, डी ब्लॉक ले रहा है और एफ ब्लॉक, जब क्या हो जाएगा, ए नंबर। लास्ट देखते हैं हम लोग 33 क्वेश्चन। इस प्रकार से 33 क्वेश्चन आपको मिल रहा है पीरियोडिक टेबल से, जो कि बोर्ड में आपके जो एग्जाम होंगे वो 33 क्वेश्चन में से ही आएंगे। तो लास्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व को इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान सबसे अधिकतम होता है। इसका आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरीन। इस प्रकार से ये आपका खत्म हुआ, और नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिन्हें अगर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। दिया हुआ क्या चीज़, ये भी आपको दिया हुआ है, और लास्ट में आपको ये आंसर भी दिया हुआ, आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कदाधिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या होंगे, ये भी आप दिया हुआ है। ये आपसे इसको बना सकते हैं आप। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज स्तंभ की क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, और उदक स्तंभ क्या कहते हैं। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स से यही वीडियो समाप्त होता है। तो 1 घंटा 43 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत ही लंबा हो चुका है, और ये मैं एक ही सीरीज में इसलिए बनाया ताकि आपको 2 बार दिखाना पड़े। एक ही लेक्चर है, पूरी तरह से कंप्लीट है पीरियोडिक टेबल पर। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें देख करके फुल्ली प्रैक्टिस में रखें, और ताकि मैं इसलिए भी इतना मेहनत किया हूँ, इतना लंबा वीडियो मैं बनाया हूँ, ताकि पीरियोडिक टेबल से जितना भी क्वेश्चन आए, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, या 11th के स्टूडेंट्स के लिए, ये टोटल सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही वीडियो में पूरी तरह से टोटल कंसेप्ट को मैं कलेक्ट करके दिया हूँ। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और आप इसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह से तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह से मैं काम का वीडियो लाता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैं मैं इन्हें क्लोज करता हूँ, और ये वीडियो आप लोग इसे, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कहीं पढ़ाई नहीं करता है, अगर कोचिंग अचीव नहीं कर रहा है, तो उन्हें भी आप शेयर करें, ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैं, इनको हम लोग एंड करते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ ये फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपका दिन